हेलो कैम्फियंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का टॉपिक आपके सामने, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोग जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूसीएम भी कहते हैं। यू फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले ये मीनिंग हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द यूसीएम तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। और एक्चुअल मीनिंग के बाद हम बताएंगे इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि होगी सेंट्रीपीटल फोर्स, या फिर आप कह सकते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन के लिए। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सर यूसीएम का मतलब क्या होगा। सर्कुलर मोशन तो समझ में आता है कि कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है सर्कल के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। मतलब वो किसी पॉइंट के अराउंड मोशन कर रहा है, लेकिन उसका ट्रैक कैसा है, उसका ट्रैक सर्कुलर ट्रैक है। लेकिन सर यूसीएम का मीनिंग क्या है। यूसीएम की मीनिंग पर अगर हम आएंगे तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है लेकिन उसका स्पीड कांस्टेंट है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन में अगर चक्कर लगाए, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करे, या फिर आप कह सकते हैं सर्कुलर पाथ को फॉलो करे, तो इस तरह की मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये यू जो वर्ड है ना, यूनिफॉर्म, तो यूसीएम जो ये यूनिफॉर्म है, ये किसके लिए है कि स्पीड कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर हम इसका पोस्टमार्टम करें तो पोस्टमार्टम करने के बाद क्या क्या आउटकम्स हमारे पास आए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, सिंपल हम कहेंगे ये एक सर्कुलर मोशन है। कैसी मोशन है ये एक सर्कुलर मोशन है विद कांस्टेंट स्पीड। सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि यहां स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। या आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, और सवाल एक ही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्यों यहां पर तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, यहां इसकी स्पीड में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। जवाब बहुत सिंपल है, बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत साधारण सी लैंग्वेज में। देखिए वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर अपने आप में दो इंफॉर्मेशन को एक साथ कैरी करता है। वेक्टर के लिए उसकी मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, और वेक्टर के लिए उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप कब कहेंगे कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई है, व्हेन वी सेड, कब हम कहेंगे या जब हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई है, इट मींस वहां पर तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ हो, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ हो, और तीसरी बात ये हो सकती है, जो थर्ड पॉसिबिलिटी है, कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो गया है। इससे पहली वीडियोस में जब हमने एक्सेलरेशन के बारे में आपको बताया था, तो हमने कहा था कि एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक रेडियल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन तब काम करता है जब
किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब होता है व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। ठीक, तो ये बातें आपको ऑलरेडी एक्सेलरेशन वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आप जो आपको बटन दिया गया है ऊपर, लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप वापस से एक्सेलरेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई, लेकिन सवाल यह था व्हाई यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यह सवाल आपसे कोई भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है व्हाई यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, कि आप यूसीएम को एक एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कह रहे हो, इसको कहने के पीछे वजह क्या है, किस रीजन से आप इसको एक्सेलरेटेड मोशन कह रहे हो। तो आंसर मैंने आपको भी बताया कि यूसीएम को हम एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप डायग्राम को रेफर कर सकते हैं, ये डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा। यहां जब आपका पार्टिकल पॉइंट ए पर है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। जब आपका पार्टिकल बी पॉइंट पर है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है। जब आपका पार्टिकल सी पॉइंट पर है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और जब आपका पार्टिकल डी पॉइंट पर है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मेरे राइट साइड में है। तो यानी कि हर बार हम यही नजर अगर दौड़ाएं तो हम ये आउटकम निकाल पाएंगे या इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार बदल रही है। तो हमें यह कहना चाहिए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि यूसीएम क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आइए आगे इस बात को नोट कर लिया जाए, लिख लिया जाए इस बात को। तो हम कहेंगे एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, जैसा कि वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रही है, therefore UCM is an accelerated motion. UCM is an accelerated motion. UCM एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब सवाल उठता है कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है, क्या ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या फिर ये रेडियल एक्सेलरेशन है। तो देखिए आप याद कीजिएगा, जब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में बदलाव होता है तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो याद रखिए इस बात को, हम कहेंगे दिस एक्सेलरेशन is called रेडियल। या तो हम इसे रेडियल कहेंगे या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, या फिर इसका दूसरा नाम है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। ये बात याद रखिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन बोलो या फिर उसे क्या बोलो, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन कहो। अब बात से बात निकलती है और बात बहुत दूर तक जाती है। ऐसे ही बात से बात निकली कि ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपीटल है यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन है। तो अब मुद्दे की बात पर आएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ऑर्डिनरी तरीके से तो हम एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन को हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उस चीज को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, क्या ये भी उसी फॉर्मूले से निकलेगा, क्या इसको निकालने का भी तरीका वही है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुत सारे सवालों का जवाब हम इस डेरिवेशन में आपको देने वाले हैं। तो आइए
हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं किसके लिए, रेडियल एक्सेलरेशन के लिए। और जो मेकिंग मैं आपको बताऊंगा, जो डेरिवेशन का तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो तरीका आप जो है उसको याद कीजिएगा। कोई भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो जैसा कि आपने कहा, आपकी डिमांड है कि एक काम कीजिए सर, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू जरा बताइए कितनी होगी। तो मैं एक सर्कुलर ट्रैक यहां पर ले रहा हूं और इस सर्कुलर ट्रैक पे एक पॉइंट जो है गोल गोल घूम रहा है, या आप कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट की दो डिफरेंट लोकेशंस पर मैंने उसकी फोटो खींच ली है। देखिए जरा ध्यान से, जब वो यहां पर है तो मान लेते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है, ये उसकी वेलोसिटी हो अलोंग द टेंजेंट, ये वेलोसिटी, इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसका कुछ नाम रख देते हैं, ये वेलोसिटी v1 हो गई। और थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम के बाद आपका पार्टिकल यहां पहुंच जाता है। जब वो यहां पहुंचा तो इस जगह पर उसकी जो वेलोसिटी है वो हम इस वेक्टर के थ्रू दे रहे हैं, और सपोज इसका एक नाम रख देते हैं, इसका नाम v2 वेक्टर रख देते हैं। ये जो एंगल यहां बना है, ये एंगल आपका थीटा है। क्लियर हो रहा है? इतनी बात समझ में आ रही है कि पार्टिकल यहां पर था, फिर पार्टिकल ऊपर गया, जैसे घड़ी की सुई होती है ना, घड़ी देखी होगा आपने, टिक टिक घड़ी। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये घड़ी, देखो ये घड़ी की सुई देखो आप, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। तो जब आपका पॉइंट यहां पे, तो ऐसा लग रहा है कि इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप इस सुई की तरफ नजर ले जाएंगे तो देखिए उसकी डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्लियर हो रहा है? यह बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर यह बात आपने समझ ली तो आ जाइए मेरे साथ। अब हम कहना यह चाहते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जितना वैल्यू, जितना मैग्नीट्यूड v1 का है उतना ही मैग्नीट्यूड v2 का भी होगा, और सपोज इन दोनों का मैग्नीट्यूड v के इक्वल है। पहली बात तो ये दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि v1 और v2 डायरेक्शन वाइज डिफरेंट है, बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। बात पक्की हो गई? पक्की हो गई सर। अब एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो हमें अब निकालना क्या होगा? अब हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। अगर मैं इस डायग्राम को यहां पर बना दूं अलग से, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का है। अगर मैं v1 को इस तरह दिखाना चाहूं कि ये आपका v1 था, और v2 को मैं ऐसे दिखाना चाहूं कि ये v2 था, तो v1 और v2 के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल थीटा है। क्योंकि v1, जब ये v1 यहां पहुंचा तो कितना टर्न हो गया भैया? थीटा एंगल टर्न हुआ। तो ये आपका v1 है और ये आपका v2 है, ये v1 वेक्टर और ये v2 वेक्टर। बेसिकली v2 वेक्टर क्या है? ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। हमें क्या चाहिए? हमें चेंज चाहिए। तो लिख लेते हैं, हम कहेंगे लेट डेल्टा v बी द चेंज इन वेलोसिटी। लेट डेल्टा v बी द चेंज इन वेलोसिटी। मान लिया डेल्टा v वेलोसिटी में चेंज है। अगर डेल्टा v वेलोसिटी में चेंज है तो आप डेल्टा v को कैसे लिखेंगे? चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्लियरली लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं डेल्टा v का मैग्नीट्यूड आपसे मांगू कि बताइए डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप यहां मॉड लगा देंगे, मॉड v2 माइनस v1। याद कीजिए वेक्टर की क्लास क्या हम जानते हैं? एज मॉड a माइनस बी। मैंने आपको याद करवा रखा है,
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये मैंने आपको याद करवा रखा है फॉर्मूला, और मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर यहां पर प्लस होगा तो आप यहां पर प्लस यूज करेंगे। ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है वेक्टर की क्लास में। अगर आपने अब तक वेक्टर की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वेक्टर की क्लास जरूर देखिए। तो चलिए ये इस कॉन्सेप्ट को यहां इस्तेमाल कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यहां यूज कर लेते हैं। अगर आप इसे यहां यूज कर लेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। नजर बना के रखिए, नजर नहीं हटनी चाहिए आपकी। तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं कि डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप v2 माइनस वी1 को खोल दीजिए इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो आप लिख सकते हैं यहां पर स्क्वायर रूट, तो ये होगा आपका ए कौन है यहां पर, v2 है, तो ये हो जाएगा v2 के मॉड का स्क्वायर प्लस v1 के मॉड का स्क्वायर। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, हाँ मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड से है, -2 मॉड v2 मॉड v1 और यहां लिख दीजिए कॉस थीटा। पक्की बात, ये बात पक्की हो गई। लेकिन दोस्तों शुरुआत में आपने एक बात नोटिस की होगी कि v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, वो एक जैसा है। तो आप यहां पर जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो डेल्टा v का मॉड इक्वल किसके आ रहा है, मैं यहां पर v2 की जगह v रखने वाला हूं। सो ये हो जाएगा v का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप एक काम कीजिए, 2v स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दीजिए। सो डेल्टा v वेक्टर मॉड बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2v, और अंदर जो बचेगा वो 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा। ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा v मॉड इज इक्वल टू √2v, और आप इसे लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको ब्रेक कर लीजिए थोड़ा सा, डेल्टा v मॉड इज इक्वल टू √2v, और इसे लिख दीजिए √2, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा बाई 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आप ले रहे हैं। सो डेल्टा v का वैल्यू आपको मिल चुका है, डेल्टा v आ गया है 2v साइन थीटा बाई 2, बात नंबर 1। यहां तक हम पहुंच गए। आई होप कि यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पूरा बेसिक वेक्टर यहां पर यूज किया गया है, तो इसीलिए वेक्टर का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपने नहीं देखी है। और अगर आपने देखी है तो ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि कैसे हमने सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करके ये सब कर डाला। आगे चलते हैं, लेकिन टाइम की जरूरत है, टाइम चाहिए हमें, वक्त, कि ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, क्योंकि तभी तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल पाओगे। तो मान लेते हैं कि टाइम डेल्टा टी लगा, चलिए ये भी बात मान लेते हैं। तो हम लिखना चाहेंगे कि जो टाइम होगा आपका, लेट डेल्टा टी बी द टाइम, डेल्टा टी बी द टाइम फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम लगा। तो इस डेल्टा टी टाइम को कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका, भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है जितना उसने डिस्टेंस कवर किया। तो ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ, ए से बी तक का डिस्टेंस, ए से बी तक अगर रेडियस आर है, सो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर थीटा होगा। कितना होगा, आर थीटा, क्योंकि आर्क इज इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस। तो चलिए, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस उसने कवर की आर थीटा, और कितने स्पीड से करी, v स्पीड से किया। तो ये आपका टाइम आ गया, बात नंबर 2 हो गई। तो अब एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया जाए, तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए नाउ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा आपका, एवरेज एक्सेलरेशन,
उसको आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि रेडियल का एवरेज क्या होगा, ये होगा डेल्टा वी मैग्नीट्यूड ओवर डेल्टा टी। यहां तक बात पहुंच गई है, यहां तक बात पहुंच गई है, ये बात पहुंच गई है, ठीक है। तो आप इसको जो है, आप सिंपल इसको ए आर भी लिख सकते हैं या एसी भी लिख सकते हैं। ए आर इज इक्वल टू मॉड डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि ये बन गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल, अब डेल्टा वी तो हमारे पास है, चलिए वापस गोदाम में चलते हैं और डेल्टा वी की वैल्यू को उठा के लेके आते हैं। तो डेल्टा वी है कितना, वापस आइए जरा और नजर देखिए डेल्टा वी है कितना। डेल्टा वी है 2v साइन थीटा बाई 2। कितना है, 2v साइन थीटा बाई 2। तो अब इसकी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, और डेल्टा टी से डिवाइड करना होगा। तो डेल्टा टी कितना है आपका, आर थीटा बाई 2 है, ये देखिए। तो एक काम करते हैं, कि इस 2v को, तो ये आर थीटा बाई वी है, माफी चाहूंगा मैंने 2 लिख दिया, तो ये v ऊपर चला जाएगा। सो ए आर इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा। ठीक, अब अगर हम ये कहें कि एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा एंगल है, इंस्टेंटेनियस, ये तो एवरेज है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो हम क्या करेंगे, फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो यानी कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ऑब्वियस है कि टाइम छोटा होगा, तो एंगल भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। अगर थीटा जीरो की तरफ है सो थीटा बाई 2 भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल और सेंट्रीपिटल बात एक ही होती है, चाहे आप इसे ए आर लिखें चाहे आप इसे एसी लिखें, ठीक है। आप चाहें तो इसको एसी बना सकते हैं, ए आर एसी दोनों एक ही चीज है, ठीक। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी मॉड ओवर डेल्टा टी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है उसका वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर डेल्टा टी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा लिमिट, और यहां वैल्यू कितनी है 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 ओवर थीटा, जैसे ही मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हालात कुछ अच्छे नहीं होंगे आपके लिए, लेकिन डेरिवेशन के लिए बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे। अब क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आप सामने देख रहे हो ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और हमने कहा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब कि मोमेंट बहुत छोटा है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। तो टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा है यानी कि डेल्टा टी जीरो की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस होगा कि थीटा भी जीरो की तरफ जाएगा, और ऑब्वियस होगा कि थीटा बाई 2 भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब इसलिए कर रहा हूं कि एक मजेदार यहां इक्वेशन बनने वाली है। अच्छा, आर मिस हो गया यहां पर, आर आप ऐड कर लीजिए यहां पर, ये आर मिस हो गया था, कोई बात नहीं, आर हमने यहां पे ऐड कर दिया, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, आप देखिएगा, ये 2v स्क्वायर या फिर जो v स्क्वायर बाई आर है इसे आप बाहर लिख लीजिए इस तरह से, v स्क्वायर बाई आर, और इसे आप इस तरह लिखिए लिमिट थीटा बाई 2 टेंस टू जीरो, और ये होगा 2 साइन थीटा बाई 2 ओवर थीटा। अब मैथमेटिक्स में एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, ये लिमिट कैसे सॉल्व होगी, बहुत फेमस आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला याद रखिए।
बहुत फेमस आइडेंटिटी है। तो एक काम करते हैं ना, हम अपने फॉर्मूले को इसी पैटर्न में ले आते हैं सबसे पहले। तो इस पैटर्न में लेके आएंगे तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा लिमिट। अच्छा, लिमिट से बाहर आपने क्या रखा हुआ है, V स्क्वायर बाई आर जो कि कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा आपका लिमिट, ठीक है। और यहां पर होगा आपका थीटा बाई 2 टेंस टू 0, और ये जो था ना आपका साइन थीटा बाई 2, ऊपर जो 2 लिखा था, ये जो 2 लिखा था, इस 2 को नीचे ले आओ थीटा के डिवाइड में, इस 2 को नीचे ले आओ, तो आप इसको लिख सकते हैं थीटा बाई 2। अब देखिए जरा, क्या ऊपर वाला फॉर्मूला बना या नहीं बना, साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी क्या, देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा बाई 2 टेंस टू 0, साइन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो ये 1 हो जाएगा। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आएगा, यह आएगा आपका V स्क्वायर बाई आर, ठीक। और अगर पार्टिकल का मास m हो, ठीक है, लिख लीजिए, इफ m बी द मास ऑफ पार्टिकल, इफ m बी द मास ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल का मास m हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, हिंदी में अभिकेंद्र बल कहते हैं, FC इज इक्वल टू MAC, विच मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स FC is equal to mv square by r. So the magnitude of centripetal force or the magnitude of centripetal acceleration is constant. But my dear, centripetal एक ग्रीक वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड का जो है एक कॉम्बिनेशन है, और इसका मतलब होता है सीकिंग द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ, ठीक है। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर की तरफ, याद रखना इस बात को। तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन आपका होगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, तो यानी कि मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बार बार बदलती रहेगी। तो आप इस बात को नोट करके लिख लीजिए, क्या नोट करके लिख लीजिए, सेंट्रीपिटल acceleration is not a constant vector, is not a constant vector, ये एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बार बार बदलती रहती है, ठीक। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, और यूसीएम से जुड़ी हुई कुछ बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तैयार कर देते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे टॉर्क की, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर एक्सेलरेशन की, और यूसीएम की कुछ जर्नल इक्वेशंस, और साथ ही साथ कुछ सवालों को भी लिया जाएगा। तो अगली वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये चीजें सारी नोट कर लीजिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां ये सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।